कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को और एजेंसीज को ये पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए। और जिस रफ्तार से आपका इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, 120 तो मिनिमम फॉरेन एफटीज होने चाहिए। इतने लोगों को सिर्फ 2-4 बिहारी लेबरर मारने के लिए तो ला नहीं रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं, अपने लोगों को वहां पर इकट्ठा कर रहे हैं कि आप ग्रुप्स भरते रहो एक साथ कुछ अटैक होगा। इस तरह के हाईली ट्रेंड जो पैरा कमांडो के जो ऑफिसर्स हैं उनकी कैजुअलिटी कर रहे हैं, वेल आर्म्ड विद M4 असॉल्ट राइफल। अगर वो गलती से अलीगढ़, उदयपुर, झांसी वहां पहुंच गया तो वो कितने लोगों को मार के जाएगा। नमस्ते सर, वेलकम बैक। नमस्कार सॉरी सर, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कश्मीर में, इतने सारे टेरर इंसिडेंट्स हो रहे हैं और लोकल्स को टारगेट, जो नॉन लोकल्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि जो टेरर इंसिडेंट्स हो रहे थे वो जम्मू में ज़्यादा हो रहे थे, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। अभी हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के बाद खासकर ट्रांसफ़र हो गया है, वो पूरा सेक्टर जो है वो कश्मीर में जो इंसिडेंट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली मैं जानना चाहता हूँ कि ये शिफ्ट जो है, ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो किया गया है, इसका कारण क्या है और क्या चल रहा है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग देयर। सबसे पहले तो ना जब 370 हटा था तो उसके बाद सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा थी कि साहब 370 हटाया तो अब उसका कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए। अब रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट एरिया के अंदर सबसे पैल्पेबल ऐसा रिजल्ट जो कि आप शो कर सकते हैं, वो रिजल्ट क्या हो सकता है कि साहब मिलिटेंसी कम हो गई है ना। वहां पर कोई ये तो आपसे पूछेगा नहीं कि 370 हटाने के बाद आपने कितने IIT ग्रेजुएट्स निकाल दिए है, कितने IIM ग्रेजुएट्स निकाल दिए, वो तो कोई पूछेगा नहीं। तो सबसे जो ऑब्वियस जो चीज है कि साहब मिलिटेंसी खत्म हो गई है, तो इसी को सरकार ने एक ऑब्सेशन बना लिया कि भाई हमारी सारी की सारी परफॉर्मेंस इसके ऊपर डिपेंडेंट है क्या। अब देखिए जो हुआ ये उसके बाद कि स्टोन पेल्टिंग में डेफिनेटली एक कमी आई, ठीक है, क्योंकि हुआ है कि पूरा एक जो नेक्सस चलता था जिसके अंदर ये सेपरेटिस्ट जो थे ना सारे, यासीन मलिक से लेकर के गिलानी विलानी और भी तमाम तरह के कोऑर्डिनेटर्स, शबीर शाह वगैरह, ये सब लोग आपका स्टोन पेल्टिंग के कोऑर्डिनेटर्स थे। उसमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे और उसका जो सारा जो सिस्टम जो नेटवर्क चल रहा था उसको NIA ने बस्ट किया पूरा। लेकिन टेररिज्म एक अलग चीज है। अब टेररिज्म में जब हम टेररिस्ट इंसिडेंट्स की बात करते हैं उसके अंदर ठीक है आपने लोकल मिलिटेंट्स के एनकाउंटर कर दिए, कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान वहां पर डिफंक्ट हो गया क्योंकि जो है आपकी टेक्निकल इंटेलिजेंस बड़ी स्ट्रांग हो गई थी 2014 के बाद से। खास तौर से भारत ने जो है टेक्निकल इंटेलिजेंस के मैटर्स के अंदर इजराइल से काफी कहते हैं एडवांस्ड और बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हमने उन लोगों से ली और उसका बड़ा एक सक्सेसफुल यूज भी किया। बहुत हाई लेवल के मिलिटेंट कमांडर्स जो थे टेररिस्ट वो न्यूट्रलाइज हुए। लेकिन अब बात यह कि पाकिस्तान भी जो है ना इम्प्रोवाइज करता रहता है, इनोवेट करता रहता है। तो 370 हटने के कुछ टाइम बाद तक वो बड़ी एक डिसफंक्शनल स्टेट में थे, मतलब झटका लगा ना, आदमी संभल नहीं पाता उस तरीके से। फिर लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समय लिया और उन्होंने पूरा का पूरा अपनी टेररिज्म की स्ट्रैटेजी को रिवाइज किया कि टेररिज्म को अब एक नए तरीके से चलाना है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कश्मीर के अंदर, ये बहुत अरसे से कश्मीर के अंदर होता जा रहा है। पाकिस्तान जो है हर एक अरसे के अंदर अपनी टेररिज्म की स्ट्रैटेजी को रिवाइज करता है। थोड़े सा हम हिस्ट्री ट्रेस करते हैं फिर मैं प्रेजेंट में आऊंगा। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे तो 1980s में कश्मीर के अंदर ये आपका जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करते थे, ठीक है, जिसका तब एक लीडर था अमानुल्लाह खां, आपका जो है ना मकबूलदार वगैरह, जिसको फांसी भी हुई थी 84 के अंदर। ये जो ग्रुप्स थे, यासीन मलिक भी उसमें था, हाशिम कुरैशी उसमें साथ में था, जिसने जो ऑपरेशन गंगा वाला नहीं था, वो जो प्लेन हाईजैक किया था, वो ये लोग थे। अब ये लोग लोकल कश्मीरी लड़के थे और ये लोग थोड़ा सा मतलब रिलीजियस एंगल तो देखिए किसी न किसी लेवल तो इस्लामिक सोसाइटीज में रहता ही है वो, है ना, लेकिन फिर भी इनके थोड़े से मोटिव सेक्युलर भी थे क्योंकि ये लोग वो जो पैलेस्टीनियन जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो था वेस्ट एशिया के अंदर, जो प्लेन हाईजैकिंग्स जो होती थी और जो आपकी जो कहते हैं ना सोवरेंटी वगैरह की अब बात करते थे, तो उनसे भी थोड़ा इंस्पायर्ड थे, थोड़ा सा ग्लोबल। अब लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान को जो है ये सिस्टम नहीं चाहिए था। पाकिस्तान ने उस वक्त इनका यूज किया। 1990s के बाद जब मिलिटेंसी पिक करने लगी तब उन्होंने डिसाइड किया एक नया इनोवेशन मिलिटेंसी के अंदर कि अब जो है इनको डंप करो, ये जो JKLF वगैरह जो है से अब आप इनको डंप करो। अब आप ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स लाओ जो पूरी हमारी आदेश पर काम करें, हमारी ग्रिप में रहें और साथ ही साथ लंबे समय तक कश्मीर के अंदर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन करें, बिकॉज लंबे समय तक वही चीज चल सकती है। अगर सेक्युलर मोटिव से कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो वो फिर 2, 4, 5 साल से ज्यादा नहीं, क्योंकि सरकार उसमें फिर नेगोशिएट करेगी, कुछ आपको दे देगी, इकोनॉमिक पैकेज दे देगी, उसके बाद फिर आप जो है चुप हो जाएंगे। लेकिन रिलीजियस कॉज के ऊपर जो टेररिज्म चलता है वो इन छोटी मोटी लालचों के फेर में नहीं पड़ता, ठीक है।
तो उसके बाद उन्होंने JKLF और NLF को डंप किया। हिजबुल मुजाहिदीन एक टेररिस्ट ग्रुप खड़ा किया जो प्योरली जमाते इस्लामी नाम का जो टेररिस्ट, वो आपका जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है कश्मीर के अंदर, उसका एक तरह से आप कहते हैं मिलिटेंट विंग। जमाते इस्लामी को हिजबुल मुजाहिदीन का इंटेलेक्चुअल आर्म कहा जाता है और वो उसका एक मिलिटेंट विंग था। तो हिजबुल मुजाहिदीन था वो प्योरली उसमें लड़के तो लोकल ही थे लेकिन एक रिलीजियस मोटिव से चलता था, जो मौलाना मौदूदी की आइडियोलॉजी है पॉलिटिकल इस्लाम की, उसको फॉलो करते थे। इनका पर्पस था कि पाकिस्तान का, कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो जाए, शरिया के आधार पर पाकिस्तान आपका कश्मीर चले और पूरा एक इस्लामिक सेटअप लेकर के आना। उनका आधार भी भारत का विरोध करने का ये था कि साहब ये हम एक इस्लामिक सेटअप चाहते हैं, हमें इस्लामिक स्टेट का पार्ट बनना चाहिए ना कि हिंदू इंडिया का। कुछ समय बीता, फिर पाकिस्तान को लगा कि अब उन्हें ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसमें थोड़े फॉरेन एलिमेंट ज्यादा हों, क्योंकि अगर ये तो है आपका हिजबुल मुजाहिदीन एक लोकल टेररिस्ट ग्रुप है जिसका पूरा एक रिलीजियस मोटिव है, बट फिर भी है तो लोकल कश्मीरी, कब तक आप भरोसा कर सकते हैं, आपको अपने लोग चाहिए। तो उन्होंने जो है अफगानिस्तान के अंदर जो सारे जो फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप्स जो थे, है ना, जब वो देवबंदी ग्रुप्स आपके हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार वगैरह, उनको धीरे धीरे कश्मीर में लॉन्च करना शुरू किया। अब उनके साथ सुविधा क्या थी, वो जो लोकल लड़के थे कश्मीर के हिजबुल मुजाहिदीन, उनसे ज्यादा बेहतर ट्रेनिंग थी उनकी कॉम्बैट स्किल्स बेटर थी क्योंकि वो अफगानिस्तान में लड़ करके आ रहे थे। और वो दौर तो वो था जब ये लोग जो है सोवियत आर्मी से लड़े थे लोग ना, तो वो हथियार चलाने की इनके पास स्किल्स थी। पीका गन हो गया, कई सारे तो इन्होंने प्रॉपर जो आर्टिलरी बैटल्स जो होती हैं वो फाइट की थी, उनके टैंक्स वैंक्स तक डिस्ट्रॉय किए थे। जैसे कि एक सज्जाद अफगानी जो मिलिटेंट था आपकी, जो फर्स्ट जो आया था हरकतुल मुजाहिदीन में, जो मसूद अजहर के साथ पकड़ा गया था, वो तो वहां का अफगानिस्तान के अंदर जो प्रॉपर जो पिच्ड बैटल्स जो होती हैं आपकी इन सोवियत्स के साथ, रूसियों के साथ, उसमें लड़ा था। और उन लोगों ने तो जस्ट लाइक अ प्रॉपर सोल्जर, मतलब जो है ना उस तरह से उन लोगों ने फाइट की थी। तो उनकी जो ट्रेनिंग की जो स्किल्स थी, आपका आरपीजीज फायर करना, रॉकेट लॉन्चर्स फायर करना, कॉम्बैट स्किल्स, सर्वाइवल जो स्किल्स थी, हार्डशिप्स है, वो बहुत ही बेहतरीन थी। तो उस तरह के मिलिटेंट्स आए कश्मीर में। फिर पाकिस्तान को लगा कि अब ये जो आ रहे हैं देवबंदी ग्रुप्स जो हैं, ये थोड़ा सा जो है ना इनके पर ज्यादा निकल गए हैं, मतलब ये अफगानिस्तान का एक्सपीरियंस इनका हो गया, तो ये इनका एक इंटरनेशनल डायमेंशन खुला हुआ है। तो हमारी बात तो मानते हैं लेकिन फिर भी हमें कुछ और सेटअप चाहिए जो पूरी तरह से हमारी कंट्रोल में हो। तो वो लश्कर तैयबा को लेकर के आए 96 के अंदर। लश्कर तैयबा एक अहले हदीस को मानने वाला ग्रुप था जो पूरी तरह से ISI का कह सकते हैं आप, मान लीजिए उनका गुड बॉय है बेसिकली। उनको कहते हैं सोल्जर्स विदाउट यूनिफॉर्म पाकिस्तान के। और उनके अंदर कई सारे पाक आर्मी के जो ऑफिसर्स भी थे, रेगुलर सोल्जर्स वगैरह थे, वो भी ज्वाइन कर लेते थे, वो भी आते थे। अब जब लश्कर फैलने लगा तो फिर पाकिस्तान को लगा कि अब एक और इनोवेशन करते हैं। ये सब यहाँ पर एक ऐसा चाहिए कि लोग देवबंदी विचारधारा को भी मानते हैं और लश्कर भी क्या पता कभी आउट ऑफ कंट्रोल निकला, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर वो जैश-ए मोहम्मद लेकर के आए। तो ये इस तरह से इनोवेट करते रहे। ये ऐसी तरह का इनोवेशन इन्होंने 370 हटने के बाद किया। उन्होंने क्या किया, उन्हें लगा कि साहब पूरी दुनिया में हम बदनाम हो चुके हैं, FATF हमारे खिलाफ लगातार एक्शन ले रहा है इधर से, तो अब किया ये जाए कि टेररिज्म को इस तरह से चलाया जाए ना कि इसमें पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं आए। तो उन्होंने नए ग्रुप्स खड़े किए जिसका नाम है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, सेक्युलर नेम्स। हाँ, PAFF, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फोर्स, कश्मीर टाइगर्स, फिर कुछ और थे, अल्लाह टाइगर्स, कई तरह के आपको नाम जो है आने लगे, है ना, पीर पंजाल फ्रंट वगैरह। अब आप इनके नाम देख करके आप ये तो अंदाजा नहीं लगा सकते ना कि इनका कोई रिलीजियस मोटिव है। अब इसका कारण एक और था इस तरह के ग्रुप्स खड़े करने का कि आज का दौर जो है इंफॉर्मेशन का वॉर का दौर है, तो प्रोपेगेंडा इज एज इंपॉर्टेंट एज फाइटिंग अ रियल वॉर। जो एक रियल टेररिस्ट एक्ट जितना नुकसान कर सकती है, उससे कहीं गुना ज्यादा डैमेज आपका जो प्रोपेगेंडा वॉर का जो आपका काम है, जैसे कि आपने न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई आर्टिकल लिखवा दिया हिंदुस्तान के खिलाफ, वो कहीं गुना ज्यादा डैमेज कर जाएगा भारत को। तो इसलिए इन्होंने ऐसे ग्रुप्स क्रिएट किए जिनके नाम जब वेस्ट के लोग सुने हैं, वहां के ह्यूमन राइट्स वाले, वहां के टेररिज्म एक्सपर्ट्स, तो उनको ये लगे कि साहब ये लोग तो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हें, और सब लोकल ग्रुप्स हैं, इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। लेकिन पीछे की कहानी कुछ और थी। इन ग्रुप्स के पीछे वही शक्तियां थी, वही लश्कर, वही जैश, वही हिजबुल मुजाहिदीन, सबके लड़कों को आपस में इधर उधर कर देते थे ये, और ये ग्रुप्स इन्होंने खड़े किए। उसके बाद आपने देखा होगा कि एज सच टेररिज्म कभी बंद नहीं हुआ। इन लोगों ने इनिशियली टारगेट किया वैली के अंदर, इन्होंने लेबरर्स को मारना शुरू किया। बाहर के जो लेबर, जो बिहारी वगैरह जो लेबरर्स वहां पर जाते थे उनको, उसके पीछे इनका बड़ा एक स्पेसिफिक रीजन था। ये मैसेज देना चाहते थे कि साहब
भारत ने 370 हटाया है इसलिए हम आउटसाइडर्स को मार रहे हैं क्या? मैसेजिंग भी एक बहुत बड़ा पार्ट है यहाँ पर, और देखिए। ये मैसेजिंग भी की गई थी बार बार, नीचे नीचे सोशल मीडिया के थ्रू नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं डेमोग्राफी जो ये 370 हटाया है उसके बाद भारत सरकार जो है डेमोग्राफी चेंज करेगी, बाहर से लोगों को यहाँ पे बसाएगी। ये जो डेमोग्राफी वाला जो नैरेटिव है ना, ये पाकिस्तान बड़े व्यापक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर फैलाना चाहता था, और उन्होंने काफी हद तक कुछ कामयाबी भी इसमें हासिल की है। मैं उस पर बाद में आऊंगा। तो इसके लिए अब हम लोकल्स को नहीं, नॉन लोकल्स को मार रहे हैं क्योंकि इंडिया डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से इन्होंने ये सारा शुरू किया। तो पहले लेबरर्स मारे, फिर जो पीर पंजाल रीजन है आपका, जम्मू रीजन, वहां पर इन्होंने मारना शुरू किया। उसके कुछ 3-4 कारण थे। कारण ये थे कि एक तो वहां का जो टोपोग्राफी जो है वो बहुत टफ टेरेन है, हिली माउंटेनियस एरिया है, एक्सट्रीम मतलब पहाड़ियां हैं। तो उसमें जो अगर आके कोई छुप गया उसके बाद आप उनको पकड़ने जाइए तो जो है फिर मतलब बड़ा मुश्किल होता है ना। तो हमें हमेशा जो एम्बुश करता है, जो छुपा हुआ है, उसको एक एडवांटेज रहता है। फिर दूसरा ये हुआ कि उस वक्त हमारा चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो हमने हमारी फौज का एक मेजर तबका जो वहां पर डिप्लॉयड था उसको वहां शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है। रियासी वाला एरिया पूरा खाली हो गया था, वो वाला एरिया हमने वहां शिफ्ट कर दिया। तीसरा ये कि इस एरिया के अंदर बहुत लंबे समय से मिलिटेंसी थी नहीं, तो आपकी जो रेगुलर ड्रिल्स जो होती हैं उन सब के अंदर थोड़ा सा हम लोग भी लैक्स हो गए थे। चौथा ये कि एक ह्यूमन नेटवर्क जो होता है, जब वहां पर मिलिटेंसी इतने टाइम से डिफंक्ट टाइप की थी, तो हमारा जो एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो भी जो है बिल्कुल एक मतलब स्टेट ऑफ डिसरिपेयर में आ चुका था, मतलब कुछ खास हो नहीं रहा था। तो एकदम से अचानक ये मिलिटेंसी होने लगी, लोकल सपोर्ट इनको मिलने लगा। अब इस बार जो लोकल सपोर्ट था उसके अंदर गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग भी इनके साथ आने लगे, तो पैसा मिल जाता है। गुजर बकरवालों में रेडिकलाइजेशन भी काफी बढ़ने लगा था, कुछ उनकी नाराजगी भी थी सरकार से, पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिल रहा था इन सब इश्यूज को लेकर के। तो इसलिए फिर जो है ये लोग कामयाब होने लगे, और फिर इन लोगों ने जो टूरिस्ट जो आ रहे थे, जो आपके जो रिलीजियस टूरिस्ट थे, उनको भी टारगेट करना शुरू किया, और कहीं तो ऐसे लिए शॉट्स की पैरा कमांडोज जो थे हमारे, उनको भी इन लोगों ने मारा, है ना। तो ये चीज शो करती कि जो इनकी जो अभी जो नए मिलिटेंट्स आ रहे हैं, इनका ट्रेनिंग स्किल मतलब बहुत एक एडवांस लेवल का था। अब जो रिलीजियस लोगों को मारा उसके पीछे एक और कारण था। एक मैसेजिंग अब ये भी करना चाहते हैं कि अब बात जो है पूरी तरह से धार्मिक युद्ध पर आ गई है क्या। मोदी गवर्नमेंट को ये लोग एक तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये हिंदू गवर्नमेंट है, एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है, पूरे देश के मुसलमानों के लिए खतरा है, और पाकिस्तान एक धर्म युद्ध करना चाह रहा है। तो वहां से जो इंटरसेप्ट बीच में पकड़े गए उसमें ये लोग बोलते सुने गए कि भाई अब ये आप ये मत देखिए कि कोई सिविलियन इनोसेंट है या क्या है, कुछ नहीं है, जहां कोई हिंदू दिखता है उसको मारना शुरू करिए, ठीक है। अभी जो लास्ट रिसेंट अखनूर में एक एनकाउंटर हुआ जिसके अंदर ये मंदिर में घुस गए थे, पहले तो इन्होंने मंदिर मूर्तियां तोड़ी अंदर, उसके बाद फिर वो दिन भर एनकाउंटर चलता रहा, फिर मारे गए, ठीक है। अभी जम्मू पीर पंजाल रीजन में तो कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने वैली में भी फिर से करना शुरू कर दिया है। एक चीज मैं यहाँ पर और कहूंगा कि देखिए, जो एक बात हमारे दिमाग में कि जम्मू पीर पंजाल रीजन अभी इनके नजरों में आया, ऐसा नहीं है। तकरीबन 2016-17 से ही ये इन लोगों के दिमाग में चल रही है। मेरे बड़े अच्छे एक मित्र हैं, मैं कुछ सुरक्षा कारणों से उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने इस्लामाबाद में अपना PhD किया उन्होंने, है ना, और वो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर भी काफ़ी अरसे तक रहे। तो वो तब उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े जलसे होते थे, बड़े जो डिस्कशंस होते थे, उसके अंदर ये बातें वो इनको बताते थे ISI वाले कि आप जो है पीर पंजाल रीजन को एक्टिवेट करिए। अच्छा, इसको उन्होंने इसका नाम भी चेंज कर दिया चिनाब वैली रीजन, क्योंकि उनका पर्पज ये था कि जैसे कश्मीर वैली से सारे आपने हिंदू हटाए, वहां से हिंदुओं को भगाया और वहां का जो पूरा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज किया, उसी तरीके से आप जो ये पीर पंजाल रीजन जो है, जम्मू रीजन, वहां से भी हिंदूज को भगाओ वहां से। बेसिकली आपका डोडा किश्तवाड़ भी उसमें इंक्लूडेड है, पूरा जम्मू रीजन मान के चलो। ये एक बड़ी ऑर्केस्ट्रेटेड वेल प्लान्ड साजिश थी कि आप इस एरिया से हिंदूज को धीरे धीरे हटाओ। उससे क्या होता है कि उनका जो मॉरल क्लेम जो बन जाता है ना उस एरिया के ऊपर, क्या कहते हैं कि भाई यहाँ तो मुसलमान ही मुसलमान रहता है, तो इसलिए हमारा है। अब वो कैसे कैसे हटाने की कोशिश की, देखिए जम्मू के अंदर इन लोगों ने क्या किया, जब ये सरकारें थी वहां पर, मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट थी बीच में, दोनों पार्टीज जो लोकल पार्टीज, तब कश्मीर वैली से कई सारे जो नीचे जो रेवेन्यू अफसर्स जो होते हैं, पटवारी, तहसीलदार वगैरह, वहां पर ला करके रख दिए, और सारी जमीनें कश्मीरियों ने वहां पर जम्मू में खरीदना शुरू किया, ठीक है। और उसके लिए वो बहुत महंगे दामों पर जमीनें दे रहे थे। कई लोगों ने तो मुझे यहां तक कहानियां सुनाई हैं कि जो लोग नहीं दे रहे थे तो उनको इन्होंने कहा कि भाई अभी तो हम तुम्हारी जो तुम जो रेट कोट कर रहे हो उस पैसे पर तुमको दे रहे हैं, एक समय आएगा जब हम छीन लेंगे तुमसे, ठीक है ना। वो भी किससे हुए। तो जम्मू के आसपास का जो सारा एरिया है, ये सिदरा, छन्नी, वहां पर हैवी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स हो चुका है।
अब आप इसको नोट करिए कि उसका एक स्ट्रेटेजिक एंगल क्या है। जम्मू से बॉर्डर 12 किलोमीटर दूर है आपका, तो सामने से जब एडवांसिंग आर्मीज आती हैं पाकिस्तान की, तो आपका जो आउटर सर्कल जो है जम्मू का, अगर उसके आसपास सारी की सारी सपोर्टिव पॉपुलेशन मिल जाती है आपको कश्मीरी मुस्लिम्स की, तो उनके लिए तो एक रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो जो सपोर्टिव पॉपुलेशन जो है पीछे से हमारी आर्मी के ऊपर अटैक करेगी, और वहां से जब आएंगे तो उनको एक आपका एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगी। जम्मू में इन्होंने ये किया। तो ये जो रोशनी एक्ट था और जिसके बाद जो अतिक्रमण जो हटाए गए उसके ऊपर भी बहुत बवाल हुआ था जम्मू में, इवन अमंग द हिंदू पॉपुलेशन। तो क्या वो भी एक वेपन था उस पूरे उसमें? अब वहां पर जो है ना ये भी सारी ये एक डेफिनेटली एक वेपन था इस तरह से कि और होता क्या है कि इस तरह के एरियाज में जो है ना, जब जो आपके अल्टीरियर मोटिव्स जो होते हैं वो एक इन चीजों के अंदर छुपा करके किए जाते हैं। रोशनी एक्ट आपको नाम से लगेगा कि ठीक है रिहेबिलिटेशन की कोई चीज है क्या, एक सरकार की जो रूटीन गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह होती हैं, लेकिन उसके अंदर जो काम हो रहा था वो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक गोल जो है उसको परस्यू किया जा रहा था। अब ये हमने देखा जम्मू के अंदर इन्होंने क्या किया। अब जो आपका जो किश्तवाड़ वाला बेल्ट है, डोडा किश्तवाड़ वाला बेल्ट, वहां पर इन लोगों ने क्या किया, वापस टेररिस्ट भेजने शुरू किए, और टेररिस्ट अटैक्स में 2016, 17, 18 के अंदर भी जो आरएसएस के प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको मारा, हिंदुओं को थोड़ा टेरराइज करना, तो वहां से वापस वो आउट माइग्रेशन शुरू हो गया। ठीक है, तो एक ये पर्पस, मतलब मेरा कहने का पर्पस है कि इनकी लंबी प्लानिंग थी कि उस एरिया को भी हिंदुओं से खाली करवाना है आपको। सो दैट वाज द मेन पर्पस। फिर कश्मीर वैली के अंदर आप देखेंगे तो अब पिछले कुछ अरसे से वहां पर वापस मैसिव अटैक शुरू हो गए। बांदीपुरा में अटैक हुआ, गांदरबल के अंदर हुआ अटैक, ठीक है। उसके बाद आपका मेरे ख्याल से रिसेंट नॉर्थ कश्मीर में भी अटैक्स हुए हैं, अनंतनाग वगैरह साइड में भी एनकाउंटर्स वगैरह खुल रहे हैं, श्रीनगर में तो रोज ही खुल रहे हैं। तो अब जो है ये पाकिस्तान ये देख रहा है कि वापस से मिलिटेंसी को एक बहुत ही एक हाई स्केल पर लेकर के जाना है, और लोगों में एक रिजेंटमेंट है लोगों के अंदर जो है ना, जैसे उसके दो कारण है। एक तो 370 हटाने के कारण वो रिजेंटमेंट है, और दूसरा रिलीजियस रेडिकलाइजेशन बहुत हाई लेवल के ऊपर है ना आपका जो है ना जो, और तीसरा जो है ना इस चीज को ये लोग ऑल इंडिया जो चीजें हो रही है उससे कनेक्ट करते हैं। मतलब अब जो कश्मीरी इसको उस प्रिज्म से भी देखता है कि इंडिया के अंदर जो एक नैरेटिव बन रहा है ना हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, तो अब हमारे लिए हम इसको उसी लेवल पर लेकर के जाना है। तो अब वो पाकिस्तान को उसका एक एडवांटेज मिल जाता है जैसे, तो अब वो आप जानते हैं भाई झूठ है ऐसा कोई, यहाँ तो कोई मुसलमान मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा सुखी और शांतिपूर्ण तरीके से कहीं रह रहा है तो वो भारत में रह रहा है। हाँ, अगर कोई कम्युनल वायलेंस होता है, कोई बदमाशी होती है, तो स्टेट अथॉरिटीज तो अपना काम करेंगी, लेकिन उनका जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो इसको इस तरह से प्रचारित करते हैं कि साहब ये सरकार और ये पूरी व्यवस्था एंटी मुस्लिम एक्ट कर रही है, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मैटर हो ये हो। तो उसकी वजह से लोगों के अंदर भी नाराजगी है। तो पाकिस्तान अभी जो कर रहा है वो कंसोलिडेट कर रहा है, सारे के सारे मिलिटेंट्स, खूब इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा ना, इन्फिल्ट्रेशन अच्छी खासी तादाद में हो रहा है और हर जगह से हो रहा है। जो ये कठुआ जम्मू बेल्ट है वहां से मैसिव इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका ऊपर वाले एरिया से भी हो रहा है, जो बांदीपुरा और जो गुलमर्ग वगैरह वाले एरिया से, और ये कुपवाड़ा साइड वगैरह वहां से भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। हमारे पास अभी सबसे बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक जो ह्यूमन फैक्टर जो है ना वो थोड़ा सा काफी कमजोर हो रखा है। इवन कश्मीर में भी yes. जम्मू में तो समझ में आता है क्योंकि बहुत समय तक कश्मीर के अंदर भी ह्यूमन, क्योंकि उसका कारण है कि पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजी चेंज की अपनी मिलिटेंसी की। अच्छा। उसके दो कारण है। एक तो पाकिस्तान की तरफ से कि उन्होंने क्या किया, उनके जो पहले के जो OGWs वगैरह जो थे उन OGWs को उन्होंने डंप कर दिया। जो पहले उस तरह के OGWs होते थे जो बड़े वेटरन टाइप के थे, जो पुलिस के पास जिनकी पूरी फहरिस्त थी, लिस्ट थी, और जिनको हमेशा पुलिस राउंड अप करती थी कोई भी इंसिडेंट होता था, और उनको काफी कुछ आइडिया भी रहता था कि मिलिटेंसी के वर्ल्ड में हो क्या रहा है। वो रेगुलरली कांटेक्ट में भी रहते थे, ग्रुप्स लेके आते थे, उनको शेल्टर मुहैया करवाना, ये करवाना, और वो ओपन डोमेन में भी काम करते थे। अब चूंकि वो बहुत ओवर एक्सपोज्ड है, सरकार इनके खिलाफ एक्शन लेने में चूकती नहीं है, तो पाकिस्तान ने देखा कि आप इस सिस्टम को फिनिश करो। कुछ आधे तो डबल एजेंट भी बन गए, तो एजेंसीज के लिए भी काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, नए पैटर्न के अंदर उनका एक मेन हैंडलर पाकिस्तान में बैठता है। अच्छा। वो कश्मीर के अंदर 70 से 80 लोगों के साथ बातचीत करता है। मैंने अपने आर्टिकल्स में भी लिखी है ये बात। उन सब लोगों को आपस में पता नहीं होता कि वो उनसे कौन बात कर रहा है, ठीक है। अब कोई ग्रुप आया, टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है, आपको हथियार डिलीवर करवाना है, किसी छोटे बच्चे को, 12-13 साल 15 साल के बच्चे को, या किसी यंग लड़की को बोल दिया कि भाई आप वहां पर जाइए और ये पार्सल देकर के आ जाए। उसे ये भी नहीं पता कि पार्सल में क्या है। वो वहां पर रैंडमली गए, किसी एक थर्ड पर्सन को पार्सल दिया और वो आ गए। अब वो पार्सल अपनी जगह पर पहुंच गया जाकर के।
अब उस तरह से नहीं है कि पहले OGWs को पता था कि मिलिटेंट टेररिस्ट रह कहाँ पर रहे हैं, वहां पर आप खाना पहुंचाने जा रहे हो, वो सारा सिस्टम बदल चुका है। तो अब बिल्कुल ही नए ये लोग बच्चे हैं, यंग लड़कियां हैं, अब इनका इनका कोई एक्सपोज नहीं है, इनकी कोई लिस्ट नहीं है, तो इनको कैसे ट्रेस करेगी पुलिस? पाकिस्तान की तरफ से तो ये इनोवेशन हुआ। हमारी तरफ से ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कुछ ये हुई कि पिछले कुछ सालों के अंदर 2-3 सालों में जो पुलिस का जो नेचर ऑफ फंक्शनिंग रहा है, JKP एक बहुत ही स्ट्रांग और रोबस्ट काउंटर टेररिज्म फोर्स के रूप में डेवलप हो गई थी। लेकिन जो लेटली जो पुलिस की जो लीडरशिप रही थी और जो UT बनने के बाद कई सारे चेंजेस वहां पर जो हुए, उस केस के अंदर हुआ ये कि एक लोकल लेवल पर चीजें थोड़ी सी गड़बड़ा गई। कैसे? UT बनने के बाद बिल्कुल जो नए यंग जो IPS ऑफिसर्स हैं 2018-19 बैच के, कई सारे दूसरे स्टेट से, उनको ला करके जिले दे दिए, डिस्ट्रिक्ट में रख दिया। अब कश्मीर एक ऐसा टेरेन है, वहां पर आपको 1-2 दिन में चीजें नहीं समझ सकते, तो आपको जो एक लंबे अरसे तक वहां काम करना पड़ेगा। लैंग्वेज, भाषा का इशू है, फिर कश्मीरी दिमाग बड़ा कॉम्प्लेक्स माइंड होता है, आपको जो है उसको एक्सप्लोर करने के अंदर सोर्सेज बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, वो बड़ा वर्षों की मेहनत होती है वो, ठीक है। तो वो ये नए बच्चे कर नहीं पाए। इनके लिए जो है थोड़ा सा ये था कि एक वो कहता है ना, आप एक ग्लैमर वर्ल्ड की तरह आप उसको पुलिस सर्विस को लेते हैं, क्या नई लड़कियों को लगाया जा रहा है दुनिया भर का, वो मोस्टली रील्स बनाने में बिजी हैं, क्या कुछ इंस्टा, हाँ सारा आप देखिएगा कश्मीर में। हाँ, कश्मीर के अंदर जो पुलिस के अंदर ही यंग ऑफिसर्स, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा पर्टिकुलरली, लेकिन वो देख के आपको आइडिया लग जाता है कि भाई यदि किसी लोगों की जो है इतनी रील्स आ रही हैं पुलिस अफसरों की, जिला पुलिस कप्तान की, तो फिर वो काम कब कर रहा है? उसके पास टाइम कहाँ है काम करने का? और वो अपने आप को इतना एक्सपोज कर रहा है इन सब चीजों के अंदर, तो फिर जो है वो तो उसकी सीरियसनेस उस पे क्वेश्चन मार्क कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड है उसके ऊपर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा आपको आइडिया लग जाता है, मतलब एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। फिर कुछ हुआ ये कि अब देखिए ऐसे कॉन्फ्लिक्ट एरियाज के अंदर होता है ये कि काम आपको मिलता है डबल एसेट से, जो डबल एजेंट्स होते हैं उनसे। अब बीच में कुछ इस तरह की नीतियां आई कि नहीं, जो डबल है, हालांकि डबल बेवकूफ भी काफी बनाते हैं इस तरह से, तो कुछ हद तक वो सही था कि जो पुराने जो डेडवुड जो था, रॉट जो था, उसको डिस्पोज किया गया। लेकिन उसके चक्कर में हुआ है कि कई सारे जो लोग काम करने वाले लोग थे, वो लोग भी, जो यूटिलिटी थी जिनकी, वो लोग भी डिस्पोज हो गए। और एक कल्चर इस तरह का बना कि आप ऐसे किसी आदमी से कांटेक्ट नहीं कर सकते जो उस तरफ लिंक्ड है। तो जनरली जो पुलिस के अफसर है, खासतौर से स्टेट वाले अफसर, वो लोग डर गए कि भाई हमारा नाम कहीं जो है उल्टे सीधे मामलों में ना फंस जाए हम। कुछ ऐसे मामले भी हुए जिसके अंदर कुछ लोग फंसे भी, वो तो जेन्युइनली फंसे थे ना, जैसे कोई देवेंद्र सिंह करके DSP था, तो वो टेररिज्म की चार्जेस में फंसा था। तो कॉन्फ्लिक्ट एरिया में क्या ये बड़ा एक डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब देखिए वहां पर जो है ना, हर व्यक्ति को, चाहे वो पुलिस में हो चाहे इंटेलिजेंस में हो, उसको उस साइड का जो टेररिज्म का जो इकोसिस्टम है या पाकिस्तानी साइड है, उनके साथ एक राब्ता आपको रखना पड़ता है। आप तभी अपना नेटवर्क बना सकते हैं। आप एक फेक आइडेंटिटी से रखते हैं, आप जो है एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो कई बार उसमें होता है ये कि वो लाइंस कब ब्लर हो जाती हैं, वो सीमाएं कब क्रॉस हो जाती हैं, पता नहीं चलता। अब उतनी रिस्क कौन ले, ठीक है। ऊपर से जब साफ डायरेक्टिव है भी किसी भी डबल एजेंट को आपको कल्टीवेट नहीं करना है, सब हटाओ, तो लोगों ने बात करना बंद कर दिया। वो मतलब ऊपर किस लेवल से? जो हायर लेवल की जो पुलिस लीडरशिप होती है वहां से, मैं किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप मतलब स्टेट हायर लेवल या सेंटर? स्टेट हायर लेवल, कुछ शायद सेंटर के भी ब्रॉड डायरेक्टिव्स होंगे, बट ये सब चीजें बेसिकली जो स्टेट लेवल के ऊपर ही डिसाइड होती है। जो पुलिस की जो लोकल लेवल की, स्टेट की लेवल की, बट ये तो मतलब गवर्नर लेवल पे डिसाइड होता है या पुलिस लीडरशिप के ऊपर डिसाइड, क्योंकि ऑपरेशनल मैटर्स हैं, सारे टेक्टिकल मैटर्स हैं। गवर्नर को इन चीजों के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा, उसको तो पता भी नहीं होता कि आप कैसे ह्यूमन निकालते हैं, उसका काम भी नहीं है। गवर्नर को ये नहीं पता होता कि आपका जो है टेक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होती है, स्ट्रेटेजिक मैटर्स क्या होते हैं। तो वो तो ये सब जो तो बेसिकली DGP लेवल टाइप आप मान के चल रहे हैं, मतलब IG, DG, एडिशनल DG, सारे के सारे जो पुलिस लीडरशिप है उनका। तो वो फिर जो उस तरह का जब कल्चर डेवलप हुआ, तो फिर धीरे धीरे जो पुराने सोर्सेस थे वो ड्राई होते गए। अब उस साइड से भी जो है ना भाई, जब इधर उनको काम मिलना बंद हो गया, तो उनकी यूटिलिटी पाकिस्तान में भी खत्म हो गई, ठीक है। तो वो डिफंक्ट होते गए, तो आपका ह्यूमन फैक्टर बड़ा कमजोर हो गया। उधर से टेक्निकल इंटेलिजेंस के अंदर पाकिस्तान ने बड़े इनोवेशंस किए। वो एक अल्ट्रासेट, जम्मू वाले में भी सुना था, चाइनीज इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं। वो एक अल्ट्रासेट करके एक लेकर के आए, वो चाइनीज टेक्नोलॉजी पूरा। उसको अभी तक हम लोग डिक्रिप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें सारे मैप्स और रूट्स पहले ही फिल्ड होते हैं। और उसमें होता क्या है, देखिए जनरली पहले तो क्या वो पिन विन आता तो आपको प्रिसाइज लोकेशन मिलती थी, मतलब कोई बाथरूम में मिलिटेंट छुपा है टेररिस्ट, तो वहां की भी लोकेशन आपको मिल जाती थी। अब ये किसी पर्टिकुलर एरिया में जब अल्ट्रासेट खुलता है, तो आपको उसके आसपास का 1-2 किलोमीटर की रेंज पता होती है, उससे ज्यादा आप पता नहीं लगा पाते हैं। अब उतने में तो वो गायब हो जाएगा। फिर इन लोगों ने और भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, जो
मोडेम जो होते हैं वो मोबाइल टावर्स के ऊपर फिट कर दिए। मेरा एक आर्टिकल है, मैंने लिखा है फर्स्ट पोस्ट के अंदर, क्या कहते हैं, अगर कोई गूगल करना चाहेगा देखेगा तो उसमें जो कश्मीर रिलेटेड आर्टिकल्स में जो 2-3 है उसमें ये सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। जो ड्रोन्स लेकर के आई है, बड़े एडवांस ड्रोन्स हैं, मतलब एक ड्रोन तो जब नीचे गिरा था तो जनरली एक ड्रोन की फ्लाइट टाइम 40 से 45 मिनट का होता है, तो नीचे गिरा था तो बता रहे थे क्योंकि उसका रोटर कम से कम 4 घंटे तक चलता रहा। तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी जो इनको टर्की वर्की से मिल रही है, चाइना से मिल रही है, उसके बेसिस पर ये सारी चीजें लेकर के आए। फिर जो नए जो टेररिस्ट आ रहे हैं वो कैजुअल एटीट्यूड वाले नहीं है, उसमें कई सारे लोग पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के मेंबर हैं, उनके एसएसजीज के मेंबर हैं, दे आर हाईली ट्रेंड अफगान वेटरन्स हैं, ट्रेड क्राफ्ट में मास्टर हैं, वो गलती नहीं करते, वो रैंडमली किसी को कांटेक्ट नहीं करेगा, अपने आप को एक्सपोज नहीं करेगा, वो इतनी सी भी गलती नहीं करता। वेपन्स उनके पास हैं, M4 असॉल्ट राइफल्स हैं जिसके ऊपर 4x नाइट विजन है, ठीक है। AK-47 हमारे पास अच्छी हैं, बड़ा अच्छा वेपन है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि अब नाइट विजन डिवाइसेस आप कहां से लाओगे? उनके जो लोग हैं, बीच में एक एनकाउंटर हुआ था कुपवाड़ा साइड में, तो रात के अंधेरे में एनकाउंटर हुआ, तो उसने 2 लोग, और वो एनकाउंटर उस तरह से था कि उसकी पहले से इंटेलिजेंस थी, 2 लोग आ रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने जब दूर से मारा, उसने काफी कम से कम मेरे ख्याल से 60-70 फीट के डिस्टेंस से भी जब उसने मारा तो उसने हेडशॉट लिया। जो हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो बंदा था, पुलिस का, आर्मी का था, उसकी यहाँ पर गोली। वो जो नाइट विजन जो है ना, वो आपको यहाँ देखता है, इतनी नजदीकी से देख, वो जो इस क्वालिटी की नाइट विजन है। तो और M4 असॉल्ट राइफल्स की क्वालिटी तो आपको पता ही है। फिर इनकी कॉम्बैट स्किल्स बड़ी जबरदस्त हैं ना, तो फिर ये लोग जो है ना, और उस तरह से ट्रेंड किस्म के लोग हैं, कहते थे ना। तो अब इनका साथ ये है कि देखिए, ये लोग जब अब अगर आ रहे हैं तो नॉर्मली अगर सपोज चांस एनकाउंटर भी अगर होता है इनका रेगुलर पुलिस वगैरह के साथ में, तो पुलिस के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज आपके उस तरह के ट्रेनिंग स्किल्स नहीं है कि आप मतलब इस तरह के लोगों को, ये तो मतलब जो कहते हैं ना, आपका अनआर्म्ड कॉम्बैट जो होता है उसके अंदर भी बड़े एक्सपर्ट हैं। भाई हमारी पैरा कमांडो की यूनिट जा रही हैं, उनको भी एम्बुश करके ये लोग मार रहे हैं, ठीक है ना। तो वो एक फैक्टर है, ठीक है। तो 3-4 चीजें मैंने बताई, एक तो इंटेलिजेंस का डाउनफॉल होना, और फिर जो है नई टेक्निकल इनोवेशन इनके साथ में आना, फिर आपका जो है ये जो मतलब पाकिस्तान के मोटिवेशन, और अभी एक जो मुझे लग रहा है, देखिए अभी मैं मानता हूं कम से कम वहां पर जिस रफ्तार से आपका इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, 120 तो मिनिमम फॉरेन एफटीज होने चाहिए। अभी क्या देखिए, लोकल मिलिटेंट्स का रिक्रूटमेंट उतना नहीं है, और अगर हो भी रहा है तो वो एज हाइब्रिड मिलिटेंट हो रहा है। तो जो है ना, वो सोशल मीडिया पर पहले जब जाहिर करते थे उस तरह से नहीं है। अब जो है, अब क्या पाकिस्तान ने उसमें भी एक स्ट्रैटेजी ये चेंज की है कि वो लोग हाइब्रिड मिलिटेंट्स रिक्रूट करते हैं, कि भाई व्हाइट कॉलर कोई वर्कर है, कोई पढ़ाई कर रहा है लड़का, कोई कॉलेज में है, इधर से उसको कोई पर्टिकुलर टास्क दिया कि भाई ठीक है इसको मारना है, आप पिस्टल लेके जाओ, कोई डिलीवर कर देता है, मार के आके वेपन डिस्पोज करो। उसका एक कारण ये भी है कि सरकार की सख्ती बहुत है, सिक्योरिटी फोर्सेस की, जो हमारा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, गवर्नमेंट है, उसने चीज़ों को बहुत टफ कर रखा है वहां पर। तो हल्का सा भी कुछ मूवमेंट नोट करती है तो सरकार उसको लेकर के बहुत, ये कहता है ना आपका पनिश करना, कलेक्टिव पनिशमेंट भी होता है इधर से। तो पाकिस्तान चाहता है कि लोगों पर जो है ना ये सख्ती का प्रेशर जो है ना, अभी चूंकि यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो प्रेशर बहुत है ना। तो लोग जो है इस तरह से उनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर ना पड़े, इसलिए वो डायरेक्ट लोकल लोगों को रिक्रूट अभी डिस्करेज कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट क्या, क्योंकि लोकल लोगों का रिक्रूटमेंट होगा, लेट से पुलवामा से होता है, अनंतनाग से होता है, वहां फोर्सेज आएंगी, किसी एक को पकड़ने के चक्कर में 10, 15, 20 लोग औरों को इंटरोगेट किया जाता है। उनके लिए तो अच्छा ही है ना, क्योंकि वो रेडिकलाइज हो रही है कम्युनिटीज। नहीं, रेडिकलाइज तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर फिर क्या बात है कि जब प्रेशर ज्यादा बढ़ता है ना, क्या इधर से थोड़ा सा मार पिटाई ज्यादा होती है, प्रेशर बढ़ता है, तो उससे क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट भी एक माहौल बनता है कि ये खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, 370 के बाद उन्होंने कुछ किया नहीं, और सिचुएशन ऐसी करती है कि हमारे ऊपर जो है ना, हमारी रूटीन लाइफ जो है वो बड़ी प्रेशर, मतलब रेडिकलाइज तो हो रहा है, लेकिन उसके अंदर उनके अगेंस्ट भी एक वो माहौल खराब होता है ना। तो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा उससे गुडविल भी गेन करना चाहते हैं कि देखो अभी सारी लड़ाई हम लोग अपने जो फॉरेन एफटीज हैं लड़के भेज के लड़ रहे हैं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे, और जो है ना आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं क्या। तो उससे इनके लिए फेवर में भी एक माहौल बनता है अभी एक। और ये लोग क्या करते हैं, आते हैं, फिर आने के बाद हाईवे पकड़ के उधर वैली में चल जाते हैं। अब इन्होंने दूसरा एक शुरू किया कि पहाड़ के रास्ते, पहाड़ से पहाड़ भी वैली में ये लोग चले जाते हैं, कश्मीर वैली के अंदर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप जो देखेंगे ना, जो एक्शन भी लिया है इन लोगों ने, वो किस तरह का एक्शन लिया है। वैली के अंदर तो ये लोग कुछ एक आध लेबरर को मार दिया, कुछ कर दिया, ठीक है। आपका सिक्योरिटी फोर्सेस से डायरेक्टली ये कांटेक्ट नहीं किया है इन लोगों ने। इनको जो है ना, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने वापस थोड़ा सा काम करना, एक्टिवली चीजें शुरू की हैं, नए डीजीपी गए, उन्होंने बड़ा एक इफेक्टिवली चीजों को लेना शुरू किया। तो इंट मिल रही है, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर जा रही हैं। मिलिटेंट टेररिस्ट खुद कांटेक्ट नहीं कर रहा है,
अच्छा। आपने भी देखे श्रीनगर इंटेलिजेंस आ रही है तो सिक्योरिटी फोर्सेस कॉर्डन ऑफ कर रही हैं, और वहां पर टेररिस्ट खुद जो है ना वो कांटेक्ट उतने को इनिशिएट किया नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं, अपने लोगों को वहां पर इकट्ठा कर रहे हैं कि आप ग्रुप्स भरते रहो एक साथ कुछ अटैक होगा, कोई मेजर चीज बाद में। और ये जो छोटे मोटे जो अटैक्स अभी हो रहे हैं ना, ये कुछ डाइवर्जन भी हो सकता है आपका। अच्छा। तो गांधरबल में जो अटैक हुआ उसके 1-2 दिन पहले कुछ एंड थी कि ये साउथ कश्मीर में आपकी जो लेबरर्स हैं बिहारी, उनको मारने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वहां की जो लोकल पुलिस ने काफी चीजों को एक्टिव किया कि ये साउथ कश्मीर में अटैक करने वाले हैं, आप सारे जाके सेंसस करवाओ बिहारी लेबरर्स क्या कर रहे हैं, और जो है इनको आप चेक करो, ये करो। लेकिन अटैक कहाँ हुआ? गांधरबल में अटैक हुआ है। गांधरबल एक पीसफुल एरिया है, गांधरबल में काफी टाइम से मतलब रिलेटिवली वो पीसफुल एरिया है। उससे पहले कुछ मीटिंग्स हुई थी तो गांधरबल के जो लोकल पुलिस लीडरशिप वगैरह थी, उन लोगों ने तो कहा था कि साहब मेरे इलाके में तो कोई मिलिटेंट नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है। उसके 1-2 दिन पहले की बात है, लेकिन वहां पर अटैक हुआ। तो ये चीज क्या शो करती है कि वो एक डाइवर्जन था। अब इन्होंने बीच में एक वो टनल के ऊपर अटैक किया था, ठीक है, उसके बारे में कई सारी बातें आई थी कि जो बलूचिस्तान में जो अटैक्स हो रहे हैं चाइना के उसके ऊपर क्या, उसका रिप्लाई देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक हो रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए मतलब ये चीजें उतनी आसान नहीं है, सिंपल नहीं है जितनी की लग रही हैं। मतलब जो ना क्या क्वेश्चन ये कि ठीक है आपने एक मैसेजिंग के पार्ट से कर दिया, ठीक है, पाकिस्तान की इंटरनली अभी सिचुएशन थोड़ी सी खराब है, अफगानिस्तान फ्रंट के ऊपर उनकी स्थिति खराब है। इतना सब होते हुए भी वो इतने मिलिटेंट्स, और वो भी खासतौर से वेल ट्रेन एफटीज को कंसोलिडेट क्यों कर रहे हैं कश्मीर? यहाँ जो यक्ष प्रश्न है वो ये है कि इतने लोगों को सिर्फ 2-4 बिहारी लेबरर मारने के लिए तो ला नहीं रहे होंगे, वो काम तो आप लोकल लड़कों से भी करवा सकते हैं। तो कहीं 65 टाइप का कुछ प्लान है? देखिए इस वक्त क्या नाम था उसका, जिब्राल्टर क्या था? हाँ, एग्जैक्टली। तो अभी इस वक्त थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा इतना अर्ली, लेकिन मतलब ये प्रश्न बड़े लॉजिकल प्रश्न है ना। आप सोचिए, आप इतने लोगों को अंदर लेकर के आ रहे हैं, आप 4 बिहारी लेबर्स को मारने के लिए या फिर जो है किसी एक टनल पर अटैक करवाने के लिए तो कर नहीं रहे ना। ये तो आप लोकल उससे भी कर सकते हैं। सफिशिएंट रेडिकलाइजेशन है लोगों के अंदर। जैसे आप किसी को एक पिस्टल दीजिए, वो जाकर के किसी लेबर को मार देगा, पहले भी इंसिडेंट्स हुए हैं। हाँ, लेकिन जो मतलब एफटीज हाईली ट्रेंड एसएसजी लेवल के लोग, एसएसजी लेवल के एफटीज, जो एक एक आदमी इतनी काबिलियत रखता है कि कम से कम वो एक एक मतलब कहते हैं प्लाटून को एंगेज करेगा, उस तरह के लोगों को लाने का और कंसोलिडेट करने का है ना, उसके पीछे जो है ना हमें सीरियसली थोड़ा सा गहनता से विचार करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कोई कुछ बड़ी चीज इनके दिमाग में हो सकती है, नॉट जस्ट इन कश्मीर। भाई कश्मीर में कोई आ गया तो उसे रेस्ट ऑफ द कंट्री में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इंडियन हिंटरलैंड के अंदर। और आप सोचिए मैं तो एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूं कि जो टेररिस्ट अभी जैसे जो रिसेंट किश्तवाड़ वगैरह में हुआ था, एक जेसीओ हमारा जो मारा गया था ना, पैरा कमांडो का था, इस तरह के हाईली ट्रेंड जो पैरा कमांडो के जो ऑफिसर्स हैं उनकी कैजुअलिटी कर रहे हैं, उस तरह का एक टेररिस्ट वेल आर्म्ड विद M4 असॉल्ट राइफल, नाइट विजन डिवाइस एंड वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट, वेरी हाईली स्किल्ड अनआर्म्ड कॉम्बैट स्किल्स जिसके पास है, अगर वो गलती से अलीगढ़, उदयपुर, झांसी वहां पहुंच गया, भीलवाड़ा राजस्थान में, जोधपुर वहां पहुंच गया, और वहां जाकर के अगर उसने कोई पुलिस का कंट्रोल रूम या कोई एक जगह पकड़ ली और वहां कैजुअलिटी करना शुरू किया, तो वो कितने लोगों को मार के जाएगा। वहां पर तो जो है, क्योंकि लोकल पुलिस वहां की जो है उनको तो आइडिया ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार ही नहीं है। आप हमारे राजस्थान में आएंगे तो मैं अभी कुछ दिनों पहले मैं कहीं रात को जा रहा था तो चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के अंदर जो लोकल जो आपके पुलिस के जवान थे, उनके पास मुझे लगा शायद इंसास तो होगी इनके पास, उनके पास SLR थी, बड़ी पुरानी सी SLR। अब वो भी इतनी भारी थी कि जिसके कंधे पर लटक रही थी वो बेचारा वैसे ही आधा नीचे गिर गया था। ठीक है, मैं रात को 2 बजे आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए गाड़ी की चेकिंग की, रात को 2 बजे इलेक्शन था किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सलूम्बर के अंदर, तो आप रूटीन चेकिंग चल रही थी गाड़ी के अंदर, मेरी गाड़ी रुकवाई, ठीक है, आपको ड्रिल फॉलो करनी होती है, ठीक है। वो वहां से आया बिल्कुल अनआर्म्ड, क्या सर से निहत्था, उसने मुझे कहा कि खोलो, मैंने गाड़ी खोली, ठीक है, और उसने देखा जाके अंदर मुंह झांक करके सब कुछ डिक्की खुलवाई। लेकिन आप मुझे बताइए, चलिए मेरे पास तो कोई, और मेरे पास क्या, मैं अपना निजी वेपन कैरी करता हूँ, वो भी उनको नजर नहीं आया, ठीक है ना। अच्छा, हाँ वो भी उनको नजर नहीं आया, ठीक है, बट दैट्स विद द लाइसेंस, वो उनको नजर नहीं आया। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर कोई गलत आदमी होता जिसकी गाड़ी में ड्रग्स होता, जिसकी गाड़ी के अंदर 3-4 kg ड्रग्स होता या कैश होता 40-50 लाख का, रात का अंधेरा था, वहां पर सिर्फ 4 लोग थे, 3 लोग थे, ठीक है,
और वो सीधा मेरी गाड़ी में आया, तो वो तो सीधा उठा करके जो जिस आदमी को मतलब को जो गलत काम करने के लिए निकला है वो तो कांच खोलते ही उठा के फायर करेगा सीधा। बिल्कुल। तो ये तो अब ये तो मतलब जो है ना, मैं रूटीन क्रिमिनल्स की बात कर रहा हूं जो छोटा मोटा ड्रग्स ले रहा है, लेकिन इस तरह के जो हाईली ट्रेन्ड पाकिस्तानी एसएसजी के लोग हैं, अगर वो जाके इन छोटे शहरों में बैठ गए, मैं आपको बता रहा हूं वो कम से कम 2 या 3 दिन तक उस शहर को बांध करके रख लेंगे और मैसिव कैजुअलिटीज करके जाएंगे। अगर एक एक आदमी 60-60 70-70 भी कैजुअलिटी करके जाता है ना, तो आप बिल्कुल सरप्राइज मत होइए। तो कहीं ना कहीं ये तो वही वाला प्लेबुक हो गया ना कि जो हमास ने किया इजराइल में हो बिल्कुल। आप किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते कि इतने फेस्टिवल्स होते हैं आपके यहाँ पर। अभी नवरात्रि थे, हर शहर में जगह जगह नवरात्रि के छोटे छोटे फेस्टिवल्स होते हैं, उनका एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। और उन सारे फेस्टिवल्स के अंदर कोई सिक्योरिटी तो होती नहीं। आप चाहे तो इस तरह के टेररिस्ट भेज करके आप बड़ी कैजुअलिटी करवा सकते हैं और इनको सपोर्ट सिस्टम फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हर जगह आज भारत के हर जगह हर शहर के अंदर अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है और उनमें एक अच्छा खासा रेडिकलाइज लॉट है। अगर उस पॉपुलेशन के अंदर 5% 10% भी रेडिकलाइज है, मेरे हिसाब से तो ज्यादा होगा बहुत, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर 5% 10% भी है तो वो भी पाकिस्तान के इन टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए पर्याप्त है। तो ये प्रश्न है कि तो अभी जो आपने जो मेन जो क्वेश्चन किया कि जो और रोज अटैक्स हो रहे हैं आप देखिए कश्मीर के अंदर, ठीक है ना। हालांकि अब पुलिसिंग प्रैक्टिसेस में भी चेंज आया है, वापस वही पुराने वेटरन ऑफिसर्स लगाए, जैसे कुछ यंग ऑफिसर्स भी जो गए थे जो दूसरे स्टेट से, अब उनको कश्मीर में काम करते हुए 1-2 साल हो गए, तो उनको भी एक फ्लेवर उस चीज का मिलने लगा है, उनको आने लगा है वैसे। लेकिन एनकाउंटर्स बढ़ रहे, मतलब रोज इस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं। जो मेरा हंच है वो ये कहता है कि अभी रियल एक्शन नहीं हुआ है, अभी तो ये लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। रोज लड़के आ रहे हैं इनके टेररिस्ट और बड़े हाईली वेटरन्स हैं वो, और वो अब चूंकि इंटेलिजेंस का एक बड़ा एक मिसिंग लिंक है, बड़ा गैप है, तो हमें ये नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किनके साथ, मतलब क्या उनका प्लान्स क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें तब आती है ह्यूमन से आती हैं। देखिए टेकेंट का जो है ना एक लिमिटेशन होता है। आप कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट आपने सुन लिया, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। कम्युनिकेशन वो कोई हो सकता है प्लांट भी कर दे किसी को, अगर कोई कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, मुझे पता है अगर मेरी बात सुन रहा है तो मैं वही बात कहूंगा कि जो मैं सुनाना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन ह्यूमेंट में क्या होता है कि आप किसी टेररिस्ट ग्रुप के अंदर अपना आदमी इन्फिल्ट्रेट करवा, हमारा जो रिलायबिलिटी है या जो हमारा ट्रस्ट है वो ज्यादा टेक्निकल जो इंटेलिजेंस है उस पर ज्यादा फोकस हो गया है। वो 2016 के बाद से ही, मतलब 2014 15 16 से ही वो चीज ज्यादा हो गई। आई थिंक नॉट जस्ट इन कश्मीर, जम्मू कश्मीर, बट हर जगह। कि दूसरी जगह तो खैर इंटेलिजेंस की हालतें बड़ी खराब हैं बाकी स्टेट्स के अंदर, तो वो तो एक टॉपिक ही सेपरेट है। अभी आप जब मेरी किताब या पीएफआई पर बात करेंगे तब उसमें उस टॉपिक को लेंगे। बट अभी कश्मीर स्पेसिफिक बात करें तो हुआ ये ना कि ह्यूमनेंट जो है वो एक शतरंज का खेल है। उसमें क्या है कि आपको बड़ा टाइम लगता है ना। आप किसी एरिया में तो पहले तो अपनी एरिया के साथ अपना फैमिलियरिटी बढ़ाएं जा करके नो। जैसे सपोज आप कश्मीर के अंदर है, आप कोई साउथ इंडिया से जो है तमिलनाडु का कोई आईपीएस ऑफिसर वहां पहुंच गया, अब पहले तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, लोकल अपना नेटवर्क बनाया, और अगर आपको इंटेलिजेंस के फील्ड में खेलना है तो फिर वहां पर वो एरोगेंस और एटीट्यूड लेकर के काम नहीं चलता। आपको मिलना पड़ेगा लोगों से, आपको रिक्शा वाले से बात करनी पड़ेगी, आपको नीचे उतर के किसी के घर पे खाना खाने जाना पड़ेगा, बिल्कुल बेकार। आपको जो क्रिमिनल्स टाइप के लोग, जो क्रिमिनल है, उनके घर पे भी खाना खाने जाना पड़ेगा। यार भाई तू मेरा भाई है, ये सो डिफरेंट माइंडसेट चाहिए वो वाला नहीं है कि मतलब जो टिपिकल आईएएस आईपीएस में साहब वाली एरोगेंस बिल्कुल नहीं चलेगी। मतलब वहां तो जो है कि ठीक है आप पैदल चले गए, छोटी सी एक बेकार थर्ड रेट जो गंदी सी मारुति 800 उसके अंदर बैठ करके चले गए अपना, रात को आप किसी के घर जाकर के सो गए जमीन के ऊपर, उस तरह का आदमी चाहिए वहां पर। क्या उस तरह से वहां पर, और एरोगेंस वाली बात तो चले, आपको 10 लोगों के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि यार ये काम कर दे यार, तो तेरे बिना ये काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्यवहार और रिलेशन से होते हैं। देखिए आप पैसा दे सकते हैं, लेकिन पैसा भी फैक्टर बाद में आता है। आदमी को डिग्निटी चाहिए सबसे पहले जो है ना, और खासतौर से उस बैकग्राउंड का आदमी जो है ना, वो उस तरह के लोगों को एक जो कहता है ना, एक रिलेशंस भी बहुत मैटर करते हैं उन चीजों के अंदर। ऐसा नहीं है कि उनको पैसे की कमी है कई लोगों को, ठीक है, वो पैसा तो और जगह से भी निकलवा लेगा वो, ठीक है, जैसे, लेकिन इज्जत जो है ना वो एक बड़ा एक फैक्टर होती है। तो और इस फील्ड में कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड येल यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट लोग तो होते नहीं है, ठीक है। देसी रस्टिक टाइप का आदमी होता है, तो उसके साथ आपको यू हैव टू वर्क ऑन एन इमोशनल एंगल, ठीक है। तो आपको फिर उस चीज को कल्टीवेट करना पड़ता है। अब धीरे धीरे आपकी बातचीत होती है, फिर आप उसको, ठीक है, आप उसको कुछ ट्रेनिंग देंगे, ये देंगे इधर से, फिर आप उसको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इन्फिल्ट्रेट करवाएंगे उसको।
आपने इन्फिल्ट्रेट करवा दिया, फिर उसको ऐसा नहीं है कि इन्फिल्ट्रेशन करते ही वो अपना कुछ काम देना शुरू कर देगा, क्या मतलब सालों की मेहनत से एक एसेट तैयार होता है। कई जगह तो मतलब कुछ लोगों जो फॉरेन जो सेटअप है आपके इजरायली उसके अंदर तो अमेरिकन वगैरह सेटअप के अंदर तो 15-20 साल तक वो सिर्फ अंदर उसमें इनएक्टिव रहे, मतलब जो है ना उस ऑर्गेनाइजेशन में रहे, ऐसे एसेट्स कल्टीवेट होते हैं क्या। किसी की सपोज किसी बड़े पॉलिटिशियन से आपने किसी की शादी करवा दी, सपोज भारतीय, ठीक है, आपने किसी की XYZ बड़े नेता से जो है किसी विदेशी की शादी करवा दी, वो कई सालों तक वो इनएक्टिव रहेगी, फिर वो अपना काम देना शुरू करेगा, वो XYZ कोई लड़की है जो भी है कहते हैं, ऐसे केसेस और हुए कई भी खराब भी हो जाते होंगे ऐसे खराब, मतलब खराब तो नहीं होते, मतलब कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, एक्सपोज हो सकते हैं, तो ये बड़ा एक रिस्की, मतलब जो है ना डाइसी गेम है, ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है ना भाई। So you need to invest in these people for a long time, and people who are cultivating them also need to be there for a long time. मतलब ये नहीं हो सकता कि 6 महीने इधर पोस्टिंग दे दी फिर निकाल के 1 साल। वो आपने बताओ, देखिए एक इंडिविजुअल रिलेशन होता है, ठीक है, जो एसेट आपके साथ काम कर रहा है उसको 2 साल बाद फिर आपने जो है ना किसी और के, अगले का व्यवहार ही ठीक नहीं है, वो बात करना बंद कर देगा। बिल्कुल इसमें तो कंप्लीट एनोनिमिटी होती है, इसके अंदर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना है कोई क्या स्तर से ना, तो इसलिए कंसिस्टेंसी चाहिए। ये चीजें हमारे देश में, हमारे सिस्टम में ये चीजें अभी नहीं है। कश्मीर के अंदर ये कंसिस्टेंसी इसलिए आ सकी बिकॉज वहां जो अभी तक हो ये रहा था कि यूटी बनने से पहले जो लोकल ऑफिसर्स जो थे ना, जो लोकल जम्मू एंड कश्मीर के थे, वो तो वहां के लोकल ही थे। तो अब सपोज उसकी पोस्टिंग भी चेंज हुई, वो बारामूला से अनंतनाग गया, अनंतनाग से कुलगाम गया, तब भी वो अपने पुराने एसेट्स के साथ कांटेक्ट कर सकता है। और जो पुलिस की जो ओवरऑल लीडरशिप थी वो भी इन चीजों को समझती थी, तो वो इन चीजों को एनकरेज करती थी क्या इस तरीके से। तो अब इसलिए ह्यूमन के अंदर, मतलब मैंने जैसा बताया कि आपको धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ती है, फिर वो आपको रिजल्ट देना शुरू करता है और लंबे अरसे बाद फिर वो बड़ा फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव रहता है। तो अब आपको उस पार से भी खबरें मिलती है। लेकिन टेक्निकल इंटेलिजेंस के अंदर क्या है, वो क्विक रिजल्ट देने वाली चीज है। 2014 के बाद से जो टेकेंट आने शुरू हुई कि भाई आपने किसी का डिवाइस बग किया और वहां पर जो है आपको लोकेशन मिलने शुरू हुई, उसके बाद आपका जो है एनकाउंटर्स क्विक होते गए। अब उस वक्त फोकस, चूंकि एनकाउंटर्स बहुत जब सक्सेसफुल आपको सक्सेस मिलनी होती है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए तो प्राइम टारगेट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनकाउंटर्स। वही आपकी सक्सेस को मेजर करने का सबसे बड़ा तो वही है। वहां उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक गेम खेलने में इंटरेस्ट नहीं है, स्ट्रेटेजिक गेम इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो टॉप लीडर्स होते हैं वो करते हैं। तो अब वो जब सक्सेस मिलती गई तो आपको सक्सेस का एक जो है ना उसकी आदत भी पड़ जाती है। तो फिर धीरे धीरे ह्यूमन फैक्टर में इंटरेस्ट कम हो जाता है कि ये सारा आपको इसी से मिल रहा है, तो आप टेकेंट पर चलते जाओ। लेकिन अब टेक्नोलॉजी है, कब अगला इनोवेशन करने आप क्या कह सकते हो। अच्छा, ये इन्फिल्ट्रेशन जो रूट्स हैं अब वो तो आइडेंटिफाइड होंगे ही कि इधर से आते होंगे या इधर से आते होंगे, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है। जो वो एरिया है बांग्लादेश और जम्मू कश्मीर के अंदर लोकल पॉपुलेशन सपोर्ट करती है, ठीक है, वो एक फेवरेबल फैक्टर है। टोपोग्राफी सपोर्ट करती है इनको। तो अब प्रश्न उठता है कि आप इसको रोको कैसे। अब रोकने के 2-3 तरीके हैं। हमने वायर फेंसिंग की, ठीक है, उसके बाद भी लोग आ रहे हैं, ठीक है। आपका जो है जो ये जो नाले जितने हैं, उज नाला वगैरह, वहां पर सारा उस नाले के अंदर भी जो है हमने कुछ वहां पर सिस्टम्स नाले के अंदर बिठाए, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन अंदर भी आपकी पोस्ट टाइप की जो होती है उसमें से भी, लेकिन एस्केप कर करके लोग आ रहे हैं, है ना। अब दूसरा ये कि अब इजराइल के पास देखिए काफ़ी इस तरह की टेक्नोलॉजी है। इजराइल जो है ना वो उन्होंने वो वॉल वगैरह बना रखी है, ठीक है, सारी की सारी जो है ना पूरी फुल एंटी इन्फिल्ट्रेशन की। लेकिन क्या वो भी रोक पाए क्या इन्फिल्ट्रेशन? नहीं रोक पाए। October 7 को सारा हुआ है। तो अब ये कि अब सपोज आप इजराइल से कोई इक्विपमेंट लेते हैं, ठीक है, लेट्स सी, वो कहता है इजराइल हमें काफ़ी इस तरह की चीज़ें सेल करना चाहता है आपके एंटी इन्फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। आपने 10 करोड़ का इक्विपमेंट लिया, ठीक है, बट वो इक्विपमेंट हमारी उनकी टोपोग्राफी डिफरेंट है, वहाँ प्लेन एरिया है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर वाले रीजन के अंदर वो कामयाब हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज वहाँ टोपोग्राफी अलग किस्म की है, पूरा अनड्यूलेटिंग पहाड़ी टेरेन है, आप कैसे लगाओगे उसको, ठीक है। फिर जो है कितना तो थोड़ा बहुत तो ट्वीक कर ही सकते हैं मिलने के बाद टेक्नोलॉजी। वो फिर उसमें बड़ी एफर्ट, मतलब आपको उसके लिए कस्टमाइज करना पड़ेगा, सरकार की मोटिवेशन हो। इतने सारे आईटी वाले हमारे लोग हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं कि हमारे जो प्रोसेस, जो एक्विजिशन की जो प्रोसेसेस हैं वो भी बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, उस पर कई तो डिबेट चलती है कई बार तो कि भाई हम 10 करोड़ का ये इक्विपमेंट लें या उससे बेटर है कि यहाँ पर 1 करोड़ का कोई ह्यूमन बेस्ड ऑपरेशन चला दें, उसमें ही हमें फायदा हो जाएगा, उससे हम ज़्यादा बेटर रिजल्ट ले लेंगे। तो इसलिए ये इन्फिल्ट्रेशन वाला क्वेश्चन जो ना, देखिए जो अभी हालात हैं उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं फुल प्रूफ गारंटी तो इसकी होगी नहीं, ठीक है ना। बांग्लादेश के अंदर भी पूरा का पूरा ये इस्लामिस्ट रेडिकल्स भयंकर आ गए हैं इधर से, और वो लोग वहाँ पर हालात जितने खराब होंगे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी।
और पूरी दुनिया में, अमेरिका के अंदर भी आपने वॉल बना दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन कहाँ फुल प्रूफ गारंटी नहीं हो पाती। तो इन नेबरिंग कंट्रीज के अंदर सिचुएशन खराब है। जब तक या तो आप उस एरिया में जा करके है ना उस चीज को कंट्रोल करें और उसके बाद वो करें तो बात अलग है, ठीक है। अगर आप कब्जा कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो वो तो एक बहुत ही एक रिमोट पॉसिबिलिटी है। बट उसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन को कंट्रोल करना पूरी तरह से मुश्किल है। फिर एक फैक्टर एक और होता है, देखिए जब कॉन्फ्लिक्ट जो होती है उसके अंदर होता है ये कि जब हमारे भी फोर्सेज हैं, एजेंसीज हैं, उनको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट का अभी कोई परमानेंट वायबल सोल्यूशन दिख नहीं रहा है, ठीक है। और वो सोल्यूशन पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में होता है। तो जो वहां पर डिप्लॉयड हैं, दैट इंक्लूड सिक्योरिटी फोर्सेज एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनके हाथ में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना। उनको पता है कि भाई इन्फिल्ट्रेशन तो हो रहा है, तो वो फिर ओवर टाइम ये हो जाता है कि ठीक है, अच्छा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो ऐसा करो कि वो आप उन लोगों से बात, कॉन्टैक्ट बन जाता है जो इन्फिल्ट्रेशन करवाते हैं, जो इनके गाइड वाइड होता है, वो उनके लिए भी काम कर रहे हैं। इधर से भी कोई उनको बाय कर लेता है कि अच्छा ठीक है, तुम 10 का ग्रुप लेकर के आ रहे हो, 4 लड़के हमको दे देना, बाकी निकल जाएंगे। आप समझे? बिल्कुल। सपोज 10 का ग्रुप लेकर के आया कोई, आपने वहां पे इनपुट गया दिया आपको, और आपको वहां पर गए, आपने 4-5 को मार दिया, 3-4 अंदर आ गए, ठीक है ना। वो 3-4 अंदर लाना मजबूरी है, क्योंकि अगर पूरे ही मर गए तो अगली बार कोई उसको काम नहीं देगा, वो आपको और मिलिटेंट। तो इससे भी, इस तरह से भी अब कोई दूसरा तो ये कहेगा कि साहब ये इसका मतलब तो आप इन्फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं, करवा नहीं रहे हैं। देखिए कॉन्फ्लिक्ट, इन्फिल्ट्रेशन तो होना ही है वहां पर, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये इस चीज से हो क्या रहा है कि आपके पास एक ट्रैक है, आपको पता है, आपका आदमी बैठा है उस साइड के अंदर, तो आपको पता है कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग मर गए, कितने लोग क्रॉस कर गए, तो आप उसको मैनेज कर रहे हैं उस सिचुएशन। तो सर आखिरी में ये जो आपका पूरा असेसमेंट था कि हो सकता है कि कुछ ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है इसके बाद कुछ बड़ा होने वाला है, या तो कश्मीर में या पूरे भारत में, तो मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा। हाँ, एक और चीज, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी और इसको ऐड करना बड़ा जरूरी है। और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को और एजेंसीज को ये पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम एक बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक एंगल से बात कर रहे हैं। जो अभी ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, इसको आप थोड़ा सा ब्रॉडर फ्रेमवर्क में भी देखें। चाइना के साथ भारत का डिसएंगेजमेंट हुआ है अभी, ठीक है। अब अगर चाइना के साथ भारत का डिसएंगेजमेंट होता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? वेस्टर्न यानी अमेरिकन डीप स्टेट को। अब वेस्टर्न अमेरिकन डीप स्टेट को तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि वो लोग तो हमेशा से ही चाहते थे कि इंडिया और चाइना जो है टकराव के रास्ते पर आ जाए। बिकॉज वेस्ट का जो डीप स्टेट है, उनको ये पता है कि भाई देखिए चाइना का जो सिस्टम है वो अनसस्टेनेबल सिस्टम है, कभी ना कभी ये डिक्टेटरशिप जो है जाएगी, ठीक है। और चाइना को वो ब्लेम कर सकते हैं, उनको वो कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं कि ये तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट है। हमारे साथ वो नहीं कर सकते, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। और उनको पता है कि ये सिस्टम ओपन है, वेल फंक्शनिंग इकोनॉमी, तो अल्टीमेटली इंडिया विल ट्राउंस, इंडिया ही चाइना को डिफीट करके एक फाइनली जो कहता है ना एमर्ज होकर के ग्लोबल लीडर इंडिया बन करके आएगा। तो इंडिया को डाउन करने के लिए, इसको कंटेन करने के लिए सारे हथकंडे वो अपनाते हैं। तो अभी जो चाइना का जो डिसएंगेजमेंट हुआ उससे काफी वहां पर हताशा हुई, ठीक है, कि अब तो इनके बीच में, कंट्रीज के बीच में पीस आ जाएगी। तो इसीलिए उन लोगों ने, हो सकता है एक संभावना ये भी है कि हमें सरदर्द हमारा बढ़ाने के लिए कश्मीर के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है उसके लिए एक पॉसिबिलिटी है ये कि वेस्ट की तरफ से कुछ चाबी भरी गई हो पाकिस्तान को, कि आप वहां पर चीजों को एक्टिवेट करें, चीजों को बढ़ाएं वहां पर, क्या इधर से। तो क्योंकि पाकिस्तान भी जब देखिए जब इस तरह की चीजें करता है ना, तो उसके पीछे जब उसको बड़े पावर्स का, जब तक, क्योंकि उनकी खुद की कंडीशन तो बड़ी वीक है अभी, जब तक उनको बड़े बिगर पावर जो है वेस्ट के, उनका बैकिंग जब तक नहीं मिलता उनको, तब तक जो है ना वो इतना बोल्ड होकर के ना इस तरह से इतना इन्फिल्ट्रेशन करवाना बड़ा वो कर नहीं सकता, ठीक है। एक और चीज देखें ना सर, कनाडा के साथ हमारे इक्वेशन अभी बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है। कनाडा इज द जस्टिन ट्रूडो कबाल जो इज द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न डीप स्टेट, ठीक है। खालिस्तानीज को वो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, खालिस्तानीज को तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, शरण दे रहे हैं। अभी ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर एक डिबेट हुई थी, ठीक है, जिसके अंदर डिबेट का शीर्षक था कि शुड कश्मीर बी लिबरेटेड। उसके अंदर मुजम्मिल अयूब ठाकुर और जफर करके था, जफर खान, इनको लेकर के आए थे। ये लोग जेकेएलएफ के लीडर्स हैं, प्रॉपर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लीडर्स हैं। इन लोगों ने फंडिंग की है कश्मीर के अंदर, आपका स्टोन पेल्टिंग की और इन सब की, इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्स हैं वहां पर। यूएपीए का केस चल रहा है मुजम्मिल अयूब ठाकुर के अगेंस्ट, तो ठीक है। तो अब इस तरह के लोगों को वहां पर ओपन प्रश्रय दिया जा रहा है। इसका मतलब तो ये बात साफ है ना कि वेस्ट जो है कश्मीर का जो टेररिस्ट सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम है उसके साथ हैंड्स इन ग्लव है, उनको सपोर्ट कर रहा है। तो एक बहुत संभावना बनती है कि ये हमारा जो डिसएंगेजमेंट हुआ उसके बाद
वेस्ट के सपोर्ट से, वेस्ट के जो कहता है ना उसका एक पीछे अमेरिकन राइफल्स M4, यस, मतलब हाँ वो तो वहां से आ ही रही है आपका जो है ना, और उनके सहमति से जो है ना ये लोग कश्मीर के अंदर जो है चीजों को एक्टिवेट करें। आप बांग्लादेश का भी मॉडल देख लें, बांग्लादेश में तो 100% यूएस डीप स्टेट का हाथ है। जमाते इस्लामी जिस तरह से वो पूरी, और बांग्लादेश की जमाते इस्लामी ISI का पूरा जो है ना उसका एक प्रॉक्सी है, उनके इशारों पर काम करती है। वहां पर यूएस डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, उस पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं, ये भी चीजें सभी को पता है, ठीक है। और वो भी हमारे लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम बनेगी। अब बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे हैं, उन लोगों ने तो साफ कह दिया है कि सेक्युलर वर्ड हटा दीजिए, मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ द नेशन हटा दीजिए। तो पूरा का पूरा जो एक इस्लामाइजेशन रेडिकलाइजेशन प्रोजेक्ट बांग्लादेश का वो अपनी फुल स्विंग में आ चुका है। वहां से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके भारत में आएंगे, आप देखिएगा, ठीक है। तो ये जो, क्योंकि अभी शिप भी गई है ना एक पाकिस्तान से बांग्लादेश कल ही परसों, उनके वो भी गई है, और उनकी और बांग्लादेश आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच में वापस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या, ये लेटेस्ट वहां से जो कुछ इंट मिली थी तो उसके अकॉर्डिंग है। अब आप एक चीज देखिएगा कि भारत का है ना, इससे भारत के अंदर इस तरह के जो इंटरनल इश्यूज हैं इनको वेस्ट का डीप स्टेट बड़ा मजबूती से एग्रेवेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पर ये सब कहने के साथ साथ एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ट्रंप के आने से वेस्ट के डीप स्टेट को एक झटका लगा है, ठीक है। उनको पूरी उम्मीद थी कि कमला हैरिस बन जाएगी, ठीक है। कमला हैरिस अगर आ जाती तो फिर तो ये चाहे वो कश्मीर की प्रॉब्लम हो, चाहे बांग्लादेश और इंडिया के अंदर दूसरे हिंटरलैंड के अंदर भी जो हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम्स हैं, जो कम्युनल प्रॉब्लम्स, लोन वुल्फ अटैक, टेरर अटैक्स, इसमें काफी आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सिविल अनरेस्ट वगैरह की, चाहे ये जो वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट हो या किसी के भी, ये चीजें आपको बहुत देखने को मिलती, ठीक है। बट ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा ऑन पन्नू, ऑन बांग्लादेश, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। बिल्कुल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वेस्टर्न डीप स्टेट के बिल्कुल क्रॉस में चलता है। अभी लेटेस्ट ट्रंप ने स्पीच दी थी कि उसका पहला काम है वो डीप स्टेट को डिसमेंटल करेगा। अब जो वेस्ट का जो डीप स्टेट है उसमें आपके कॉर्पोरेशंस आते हैं, वहां की जो हैवी ब्यूरोक्रेसी आती है, इंटेलेक्चुअल क्लास जो आती है, डेमोक्रेट्स के साथ जो अलाइंड जो लोग हैं, वो सारे के सारे सिस्टम उसमें आता है, ठीक है। अब ट्रंप इनको आपका जो है ना, ही विल टेक देम हेड्स ऑन, आपका जो है ना बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन पर वो जाने के मूड में जिस तरह से बात कर रहा है, ठीक है। कनाडा का जो एंटी इंडिया स्टैंड है उसको ट्रंप सपोर्ट करेगा नहीं, ठीक है। ट्रंप रशिया यूक्रेन के मैटर के ऊपर चीजों को बहुत इजी करेगा, मतलब वो वहां पर कुछ सोल्यूशन की बात करेगा, ठीक है। इससे डीप स्टेट हर्ट होगा, और जो है ना इससे आपका पुतिन का भी जो है ना वो प्रेशर कम पड़ेगा, इंडिया के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, तो इंडिया के लिए फेवरेबल चीज है। पाकिस्तान को भी ट्रंप जो है ना बड़ा इस्लामिक उसके जो एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट है, उनके प्रॉक्सी एरिया, तो उससे हमें थोड़ा सा फायदा मिलेगा। बट वो इमरान खान का दोस्त है। हाँ, लेकिन अब ये एक चीज देखने वाली बात यह है ना कि देखिए डीप स्टेट उसको कामयाब होने देगा या नहीं देगा। ट्रंप स्टेट ये बन गया है, इवन इफ दे लाई लो फॉर 4 years, जो 2016 से 2020 के बीच में हुआ भी, हमने कोई डिस्टरबेंस नहीं देखी, पन्नू का कोई वो एग्जिस्टेंस नहीं था उस टाइम पे, तो इस टाइप की 4 साल बाद चीजें एग्रीवेट होंगी। और हो सकता है उसके पहले भी, देखिए उसके पहले भी जो है ना डीप स्टेट के काम करने के बड़े अपने तरीके हैं। ट्रंप को डैमेज करने की कोशिश करें, एक बार तो अटैक हो ही चुका था मारने का, गोली ऑलमोस्ट करके, हो सकता है फिर से मारने की कोशिश करें, हो सकता है फिर से मारने की कोशिश करें, और कुछ ना कुछ मैसिव डैमेज अगर ये करेंगे इनको, तो फिर डीप स्टेट मतलब एक मान के चले कि टेम्परेरी थोड़ा सा डीप स्टेट कमजोर हुआ है ट्रंप के आने से, मगर जो है ये खतरा टला नहीं है। बिल्कुल। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि अब जो हमारा अप्रोच होना चाहिए वो तो आइडियल ये है कि जितना जल्दी हम बांग्लादेश की सिचुएशन को रिवर्स कर सकें और खालिस्तान वाली प्रॉब्लम को यूएस के एंड पे ख़त्म कर सकें, तो उतना हमको जितनी ज़्यादा विक्ट्रीज, सो कॉल्ड विक्ट्रीज हम ले सकते हैं, उतना मिनिमम टाइम में हमको कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो सकता है। सबसे ज़रूरी हमारे लिए, देखिए खालिस्तान को मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं मानता, बिकॉज खालिस्तान का लोकल सपोर्ट, स्टेट सपोर्ट फ्रॉम दैट दे आर गेटिंग, खालिस्तान का देखिए लोकल सपोर्ट जो है ना पंजाब के अंदर वो जीरो है, ठीक है। ये सोशल मीडिया पर करता है, लेकिन जीरो तो नहीं है, मतलब अमृतपाल अगर वहां पे सबसे भयंकर जीत के आ रहा है और 3 इंडिपेंडेंट, जीरो इज एन एग्जैजरेशन, आई एग्री, मगर जो होना चाहिए ना जो लोकल सपोर्ट मतलब वो जिससे कि ये एक इफेक्टिवली आपको डैमेज कर सके, उस किस्म का नहीं। लेकिन हाँ ये मौका है आपके पास कि जो भी रहे बचे खुशे जो बाहर से नैरेटिव आ रहे हैं ना खतरनाक, नैरेटिव को कंट्रोल करें, और जो बचे खुचे अवशेष हैं खालिस्तान के वहां पर, जो थोड़े बहुत सपोर्टर्स जो पनप रहे हैं या फिर जो हैं, उन पर मैसिव क्रैकडाउन होना चाहिए। उधर वेस्ट के अंदर कनाडा वेंडर जो है उनके साथ जो है सिचुएशन उसको एड्रेस करना चाहिए हमें, वहां पर जो है ना जो बैठे हुए हैं अभी इस तरह से 5 आंखों पे थोड़ा अच्छा चश्मा चढ़ाना पड़ेगा। यस मतलब वहां पर उनको
ट्रम्प के आने से सरकार को ये बेनिफिट है कि सरकार प्रेशराइज करे अब कनाडा को कि आप ये सब नहीं चलेगा, ठीक है ना, और वेस्ट में भी प्रेशराइज करे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो चीज़ है वो हमारा पुटिंग अवर इंटरनल हाउस इन ऑर्डर। आपकी जो इंटरनल जो इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो पाकिस्तान के प्रॉक्सीज हैं, वो कई जगह पर व्याप्त हैं, ठीक है। आपके जो पीएफआई जैसे ग्रुप्स हो गए, जमात इस्लामी जैसे ग्रुप्स हो गए, जमीयत उलेमा हिंद के अंदर भी कई सारे लोग, ये आप इनको टैकल करना शुरू करिए और आप इसके ऊपर एक लंबे रोड मैप के साथ काम करिए। ये हम डिस्कस करेंगे आपकी जो बुक है रेडिकलाइजेशन इन इंडिया नेक्स्ट एपिसोड में। बट आखिरी में मैं ये जानना चाहूंगा जो कश्मीर की जो सिचुएशन है उसको अब कैसे डील करना चाहिए भारत सरकार को, क्योंकि इलेक्शन हो गया, नई सरकार आ गई और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग बोल रहे हैं कि शायद एक अटेम्प्ट हो सकता है भारत के एजेंट्स के द्वारा सरकार को डिस्टेबलाइज करने का। तो मतलब इस तरीके की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देना एक ऐसे पॉलिटिशियन द्वारा जो इतना वेटरन है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत सरकार की क्या अप्रोच होनी चाहिए वहां पे कश्मीर में, विद गिवन दिस फैक्ट दैट 120 फॉरेन टेररिस्ट्स आर एक्टिव देयर। इसमें दो चीज़ें कहूँगा कि अब जो है ना कश्मीर के अंदर जो काउंटर टेररिज्म की जो हमारी बैटल जो है ना वो लगभग एक प्लेट्यू स्टेज पर आ चुकी है। आप वही साइकिल रिपीट कर रहे हैं, टेररिस्ट आते हैं आप मारते हैं, टेररिस्ट आते हैं आप मारते हैं, ऐसे ना कुछ छोटा मोटा इनोवेशन स्टोन पेल्टिंग टाइप का हो गया तो आप उसको टैकल करते हैं। अगर आपको इस साइकिल को ब्रेक करना है तो अब जो है इनको ये चाहिए कि कुछ एक लॉन्ग टर्म रोड मैप बना करके कम से कम 15 से 20 साल का प्लान होना चाहिए। एक तो रेडिकलाइजेशन को एड्रेस करें, ठीक है। कश्मीर की जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर की ओरिजिनल कल्चर आइडेंटिटी, प्री इस्लामिक आइडेंटिटी, उस पर बड़ा मैसिवली और बड़े एग्रेसिवली आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जो उस चीज़ के अंदर आपको अपोज करने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं साहब ये कुछ नहीं है, तो आप जो है ना विद ब्रूट फोर्स यू क्रश देम, ठीक है ना। और आपको उस कश्मीर की जो प्री इस्लामिक कल्चरल आइडेंटिटी है, सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है, उसको आप रीइंफोर्स करें विद अ प्रॉपर प्लान एंड अ मल्टी प्रॉन्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगर सरकार में कभी लोग चाहेंगे तो उसके लिए हम बताने को इनको तैयार हैं, हम बात करने को तैयार है, बट फॉर दैट दे नीड टू कुछ स्टेप्स आपने इसमें बताए हैं, बट फॉर दैट दे नीड टू मूव बियॉन्ड द टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, ठीक है। उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, उसमें विदेशियों से डरने की जरूरत नहीं है। आप कुछ एक तो दिमाग से अपने डर निकाल दीजिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या छापेगा, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल क्या लिखेगा, ले मोंड क्या आर्टिकल छापेगा, वो न्यूसेंस निकाल दीजिए, या उनका बजट बढ़ा दो, या उनका बजट बढ़ा दीजिए, ठीक तो करो। और मैं तो कहता हूँ बजट भी क्यों बढ़ाओ, वो सिर्फ छाप सकते हैं, लिख सकते हैं, और जो हालात बन रहे हैं दुनिया के अंदर उसके अंदर अब चीजें डिसाइड होंगी मिलिट्री टर्म्स के अंदर। ये बहुत ज्यादा लिखाई छपाई जो है ना ये अब चलेगा नहीं। इजराइल कर रहा है क्या लिखाई छपाई, आप बताइए। वो तो सीधा का सीधा जो है से अपना, तो इसलिए बजट भी वेस्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है उनके ऊपर, ठीक है। बजट भी आप उनको दीजिए जो ऑलरेडी आपके साथ नहीं, जैसे मतलब इजराइल को तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका तो एडमिनिस्ट्रेशन ही आधा हाईजैक करे रहते हैं, लेकिन फिर यूएस आप, में नहीं आप देखिए यूरोप के अंदर मीडिया बहुत एंटी इजराइल लिखता है, ठीक है। वहाँ के पॉलिटिशियंस काफी एंटी इजराइल हो गए, बट यूरोप तो वैसे भी कुछ खास ये लोग परवाह नहीं करते, ठीक है। तभी वो इतनी दूर बैठे। बट जैसे चाइना के प्लेबुक मुझे लगता है कि ज्यादा यूजफुल रहेगा, कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे यूएस मीडिया और इन लोगों को खरीद के रखा, पैसा बहुत है ना। देखिए हम लोग जब प्लेबुक बनाते हैं ना तो हम लोग उसमें आपको हिसाब लगा के बनानी पड़ती है। तो चाइना ने इन चीजों की प्लानिंग पिछले 30-40 साल से की है, ठीक है। तो वो बड़े पेशेंस के साथ और बड़े तसल्ली से काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो उनकी प्लेबुक में वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हमारे पास अभी कुछ ऑप्शंस नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे चीन के पास जो लग्जरी वो हमारे पास नहीं है, बिकॉज चीन ने क्या इन सब चीज़ों की एक जो सोच जो पॉलिसी अप्रोच वो पिछले 30-40 साल का एक नतीजा है उनका, और उनके वहाँ क्या कंसिस्टेंसी है सरकार के अंदर, और तो वो एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग से चलता है। हमारे यहाँ पर इन चीज़ों पर सोचना बेसिकली मोदी सरकार के आने के बाद शुरू हुआ है। अभी जो लीडरशिप है वो थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में प्रोएक्टिवली सोचती है, तो इसलिए अब हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास वो लग्जरी नहीं है कि हम एक बहुत ही पेशेंट और लॉन्ग टर्म, मतलब कहते हैं ना उस अप्रोच के साथ कि भाई आपका कहते हैं ना इस डायमेंशन में आपने पैसे और पीआर के ऊपर भी काफ़ी खर्च कर दिया, इस पर भी काफ़ी खर्च कर दिया, उतना हम नहीं कर सकते। लिमिटेड रिसोर्सेज देखते हुए हमें अभी थोड़ा सा काइनेटिक मेजर्स के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए और लोकल मेजर्स के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो कश्मीर के अंदर फर्स्ट पॉइंट कि आपका जो है ना वो ग्राउंड थोड़ा सा अभी जो इलेक्शन करवा दिए इससे थोड़ा सा हमारे इस एजेंडा इस मिशन को झटका लगा है। बिकॉज अच्छा, हाँ, बिकॉज देखिए वो जब 370 हटा था उसके बाद लोगों के दिमाग में भी ये बात थी कि अब भारत सरकार ये जो कहता है ना इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन को एक और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी, जिसके अंदर सप्रेशन, रिप्रेशन, सख्ती
और जो है ना सरकार अब इलाज करेगी परमानेंट, बिकॉज सरकार भी तंग आ चुकी है इससे, क्या है उनको वो था। लेकिन अब ये जो इलेक्शन हो गए लोकल, उससे फिर एक कॉम्प्लेसेंसी आ गई है कि ठीक है ये तो वापस वही ढर्रा पुराना आ रहा है, लोकल पॉलिटिशियंस आ रहे हैं। तो लेकिन अभी भी वक्त गया नहीं है हमारे हाथ से, तो हमें ये सारा ये नॉनसेंस जो है ना इसको स्क्रैप करके एक लंबा स्ट्रैटेजी, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये वर्ड, मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जैक्टली वर्ड मैं वो नहीं बोलूंगा जो मुझे बोलना चाहिए, बिकॉज एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उस तरह की चीज़ें नहीं बोली जा सकती, लेकिन मैं कुछ वर्ड्स जो बोल रहा हूँ उन पर लोग गौर करें कि कश्मीर की प्री इस्लामिक सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल आइडेंटिटी जो है उसको रीइंफोर्स करना है, स्ट्रेंथन करना है, इंटेंसिफाई करना है, और रेजुविनेट करना है, और रिवाइटलाइज करना है। अब इसमें बहुत सारे आयाम हो सकते हैं इसके, ठीक है, ये मैं बड़े संकेत में कुछ बात कह रहा हूं। सरकार अगर चाहे इन चीजों के ऊपर तो विचार कर सकती है, और वो अगर बात करना चाहे तो हम उनसे बात भी कर सकते हैं, और इसके लिए एक रोड मैप बनाना होगा, ठीक है। मैंने तो एक कूट भाषा में एक बात कह दी है, और दूसरी बात, इस स्ट्रैटेजी का दूसरा पहलू ये होगा कि ये सारी चीजों की जड़ है पाकिस्तान, तो आपको पाकिस्तान के साथ अब बहुत एग्रेसिव होकर के आपको काम करना पड़ेगा, बॉर्डर्स के ऊपर भी, वहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस करना तो उसके ऊपर भी, और अभी वो फायदा, अभी वो स्पेस आपके पास है, ठीक है। वो एनिमी कंट्री है, दुनिया के अंदर सारी फेवरेबल रेजिम्स बैठी हुई हैं, रूस आपके साथ में है, ठीक है, आपका अमेरिका आपके साथ में है, चाइना भी जो है उनके साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक डेवलप कर चुके हैं। तो आप जो है उस तरह से करें कि ठीक है चाइनीज एसेट्स को कोई दिक्कत ना हो, उनकी अपना करते हैं जो कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को आप डैमेज करना शुरू करिए, मैसिवली डैमेज। कश्मीर के लिए तो हमारी ये स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है सर, और आई होप कि जो लोग सरकार में हैं वो आपकी सुनेंगे, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि ये जो रेडिकलाइजेशन इन इंडिया जो एक मतलब बहुत बेहतरीन पुस्तक है, मैं कमेंट करना चाहूँगा कि आपने इतनी अच्छी पुस्तक लिखी है रिसर्च का, जो भारत में मुझे नहीं लगता है कि और कोई लोग इस पे काम कर रहे हैं, और ये 2019 में लिखी गई थी और 5 साल हो गए मुझे। आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि सरकार के लोग जो हैं इसको पढ़ नहीं रहे हैं, इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जो एजेंडा आउटलाइन किया है आपने डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम बनाने का इंडिया का, आई थिंक वो बहुत बढ़िया रोड मैप है, उसको यूज़ किया जा सकता है और आपकी मदद उनको लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से बात की। हम अगले एपिसोड में जब करेंगे तो रेडिकलाइजेशन इंडिया इस बुक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, नमस्कार।